हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं जैव अणु नामक चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम। दोस्तों, इस चैप्टर के 3 टॉपिक बाकी बच गए हैं, तो इसमें वीडियो नहीं आ रहे थे, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी 3 टॉपिक है, इसको क्लियर कर देंगे और आपका केमिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12th का। देखिए, इसमें 3 टॉपिक कौन से, एक तो एंजाइम है, दूसरा हार्मोन्स है और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को हम अलग से पढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो हम कवर करते हैं एंजाइम और हार्मोन्स क्या होता है वो। दोस्तों, इसको आप बायो में भी पढ़ सकते हो, लेकिन दे रखा है तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एंजाइम क्या होता है इसको समझते हैं। एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। यानी कि जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, आपको पता है। तो इसी प्रकार से एंजाइम होते हैं, उनको कहा जाता है जैव उत्प्रेरक। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो रुक जाएगी। तो एंजाइम होते हैं जिनसे बॉडी के अंदर विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे पाचन का होना, ठीक है, अवशोषण का होना, ऊर्जा का उत्पादन होना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, समझते इसको। देखिए, जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वय के कारण ही संभव होता है, जैसे भोजन का पाचन, उपयुक्त यौगिकों का अवशोषण तथा अंत में ऊर्जा का उत्पादन। सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले जैव उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो सजीवों के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, उसमें प्रयुक्त होने वाले जो जैव उत्प्रेरक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। तो एंजाइम होते हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो ये गोलिका आकार के प्रोटीन होते हैं और विशेष अभिक्रिया के लिए या क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। आ रही बात समझे। बात कर लेते हैं दोस्तों एंजाइम का नामकरण। इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो इनका नामकरण 2 प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट, इसका नामकरण करेंगे हम लोग कि वो जिस पर काम करते, मतलब जिस पर कार्य करते हैं, उसके नाम पर इसका नाम होता है। और इसमें एंजाइम के अंत में जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, एस। क्या लगता है, एस। हालांकि इसको एस भी बोलते हैं, एस भी बोलते हैं। और जिस पर भी काम करेंगे उसके आधार पर इसका नामकरण कर देंगे। फर्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका हम लोग जल अपघटन करते हैं। तो माल्टोज पर जो काम करता है, इसका जो जल अपघटन करेगा, तो उस एंजाइम का नाम होगा माल्टेज। जिस पर काम कर रहा है उसके नाम पर है माल्टेज एंजाइम। ओके, तो यहाँ पर माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज का जल अपघटन होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं हमको, ठीक है, 2 मोल। आगे हो जाएगा दोस्तों यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसको बोलते हैं यूरिया। तो यूरिया का जल अपघटन करेंगे तो यूरिया पर काम करने वाला जो एंजाइम होगा उसका नाम हो जाएगा यूरिएज। देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो, उनके नाम के आधार पर है, साथ में पीछे जो आ रहा है अनुलग्न वो क्या आ रहा है, एस। ठीक है, तो यूरिएज, माल्टेज, इस प्रकार से। तो इसका हम जल अपघटन करेंगे यूरिया का, तो हमको एक तो मिलता है अमोनिया, इसके 2 मोल मिलते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलती है। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट इनका नामकरण, उनके कार्य के आधार पर, जिस पर वो काम करते उसके आधार पर हम देखेंगे। सेकंड, हम बात करते हैं अभिक्रिया के आधार पर। तो अभिक्रिया के आधार पर भी इसका नामकरण करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, वह एंजाइम जो एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण करता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडो, यहाँ पर समझना ऑक्सीडो। तथा दूसरे क्रियाधार का अपचयन करता है। अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो जिसका अपचयन होता है तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके आधार पर हम लोग इसका नामकरण क्या करेंगे, एंजाइम का ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखिए, ऑक्सीडो, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडो, रिडक्शन से रिडक्टेज, टेज आ जाएगा पीछे अनुलग्न एंजाइम। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, और वहाँ पर जो प्रयुक्त किया जाता है एंजाइम, उसका क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एंजाइम का नामकरण। अब हम समझ लेते हैं एंजाइम के गुण को। देखिए, एक एंजाइम एक ही जैव रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक एंजाइम होता है, वो केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका उत्प्रेरण करता है, लेकिन कभी कभी एक ही एंजाइम एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है।
आपने फर्स्ट देखा कि एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरण करता है, ठीक है, या फिर कभी कभी एक एंजाइम होता है वो एक से अधिक प्रकार की अभिक्रिया होते हैं उसको उत्प्रेरित करता है। ओके, लेकिन हम आगे समझते हैं कि एक ही अभिक्रिया एक से अधिक एंजाइम के द्वारा भी उत्प्रेरित होती है। तो यहाँ पर तीन बात है मुख्य रूप से, एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, दूसरी बात एक एंजाइम होगा वो एक से अधिक प्रकार की अभिक्रिया होता है उसको उत्प्रेरित करेगा, और तीसरी बात ये होगी कि एक ही अभिक्रिया एक से अधिक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो ये बात होगी तीन, ठीक है। जैसे कि इसके उदाहरण भी दे रखे हैं, देखिए जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों का किण्वन करता है, ठीक है। तो जाइमेज आपका एक एंजाइम है जो कि वो दोनों पर काम करता है, क्रियाधार, एक तो है आपका ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, इन दोनों का किण्वन करता है। जबकि सुक्रेज एंजाइम होता है और इन्वर्टेज एंजाइम होता है, तो इनका जो क्रियाधार है वो है सुक्रोज। तो सुक्रोज होता है इसका जल अपघटन करते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम कितने हैं, दो, और क्रियाधार आपका कितना है, एक। आ रही है बात समझे? तो ये इसके एग्जाम्पल। बाकी दोस्तों आगे समझिए, एंजाइम द्वारा अभिक्रिया के वेग में 10⁻20 गुना तक वृद्धि हो सकती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एंजाइम के द्वारा जो अभिक्रिया का वेग होता है वो लगभग कितना बढ़ सकता है, 10⁻20 गुना वृद्धि हो सकती है। तो ये हो जाएगा एंजाइम वाला। बाकी दोस्तों अगर आपको एंजाइम की क्रियाविधि वगैरह पढ़ना है, ताला चाबी सिद्धांत वगैरह, तो वो आपको बायो के अंदर मिल जाएगा। बाकी आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब हम समझते हैं हार्मोन्स को। किसको समझते हैं? हार्मोन्स को समझते हैं। हार्मोन्स की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो हार्मोन्स होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो एंजाइम किससे स्रावित होंगे? बहिस्रावी ग्रंथियों से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम स्रावित होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ना दोस्तों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं वो सीधे त्याग देते हैं रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। मतलब ये इन वो होता है, वो अपना जो स्राव होगा यानी कि हार्मोन्स होता है उसको सीधे ब्लड में छोड़ देते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो। आगे समझते हैं, कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य यानी कि संदेशों का संप्रेषण करने का काम करते हैं हार्मोन्स होते हैं वो। तो हार्मोन्स का काम क्या होगा? कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का काम करता है। इस कारण से हार्मोन्स को कहा जाता है रासायनिक संदेशवाहक। क्या कहा जाता है इनको? रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। आगे समझो, शरीर में हार्मोन्स के असंतुलन, दोष या न्यूनता के कारण अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपने देखा भी होगा कि शरीर के अंदर अगर हार्मोन्स का असंतुलन, दोष या कमी हो जाती है तो उससे अनेक प्रकार के व्याधियां, बीमारियां वगैरह बोल सकते हैं आप लोग। अब हम समझते हैं हार्मोन्स होता है इनका वर्गीकरण। यदि आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो, इतना छोटा सा, बाकी ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे हाथ में है, देखिए हार्मोन्स का वर्गीकरण। तो अगर हम लोग हार्मोन्स का वर्गीकरण करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, हार्मोन्स का अगर वर्गीकरण करते दोस्तों, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स और दूसरा होता है नॉन स्टेरॉइड हार्मोन या अनस्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, और दूसरा होता है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। लिंग हार्मोन होता है वो दो टाइप का होता है, नर लिंग हार्मोन्स जो मेल सेक्स हार्मोन्स होता है वो, एंड सेकेंड हो जाता है फीमेल यानी कि मादा लिंग हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। बाकी हम बात करते हैं नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स या अनस्टेरॉइड हार्मोन्स की। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमिन हार्मोन और दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन्स। जो आपका एमिन हार्मोन होता है ये भी दो टाइप का होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स और एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। तो एमिन हार्मोन दो टाइप का, थायरोक्सिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहला हम बात करेंगे दोस्तों स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में।
स्टेरॉयड हार्मोन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इनमें 17 कार्बन परमाणु युक्त स्टेरॉयड या फिर साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेथ्रिन इकाई उपस्थित होती है, जो कि आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं इसकी संरचना को या देख सकते हो, जो कि ये क्या है आपका साइक्लोपेंटा पर हाइड्रोफिनेथ्रिन होता है, जो कि ये कितने कार्बन से मिलकर के बना होता है 17 कार्बन। एक्चुअली यहाँ पर आप देखिएगा तो 18 कार्बन मिलेंगे, बट इसमें एक आपको समूह भी अलग से देखने को मिलेगा जब इसको आप डिटेल से पढ़ोगे तो, ठीक है। बाकी यह होगा आपका स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो स्टेरॉयड हार्मोन दो टाइप का था, एक लिंग हार्मोन था और दूसरा कौन सा था, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन था। तो अब इसको समझते हैं, यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं इतना तक। दोस्तों स्टेरॉयड हार्मोन के अंदर सबसे पहला जो हार्मोन था वो कौन सा था, लिंग हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन। लिंग हार्मोन होते हैं, उसमें भी आपने देखा था दो टाइप के, एक था आपका नर लिंग हार्मोन्स और दूसरा मादा लिंग हार्मोन्स। तो पुरुषों होते हैं उनके अंदर जो वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनमें नर हार्मोन बनते हैं अर्थात एंड्रोजन। इसके अलावा भी होते हैं जो कि होता है एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो एंड्रोजन यहाँ पर भी लिखा गया है हालांकि। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये इनको कहते हैं नर हार्मोन्स। और इनके कारण से क्या होता है इसको समझिए। तो इनके कारण से जो लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं, जैसे कि आवाज़ का भारीपन आना, चेहरे पर बालों का उगना, तो इस प्रकार से, ठीक है। आगे समझते हैं। स्त्रियां जो होती है उनमें जो मादा हार्मोन्स होते हैं वो अंडाशय ओवरीज के अंदर बनते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, इसके बाद हो जाएगा एस्ट्राडाइओल्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जो एस्ट्राडाइओल होता है इसका काम होता है जननांगों में वृद्धि करना, रजोधर्मों का नियंत्रण करना। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय जो होता है उसको उपयुक्त बनाता है, ठीक है। तो जो आपका निषेचित अंड है उसके लिए जो गर्भाशय होता है इसको दीवार को बनाता है या मोटी करता है या फिर गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है, ताकि वो आकर के वहाँ पर धस सके, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो। अब हम समझते हैं सेकेंड जो प्रकार था वो था एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वैसे नाम से ही क्लियर है। एड्रीनो का मतलब होता है एड्रिनल ग्लैंड से, कॉर्टिकॉइड्स का मतलब होता है कॉर्टेक्स भाग, ठीक है। तो जो आपका वक्क होता है यानी कि जो गुर्दा होता है जिसको हम किडनी बोलते हैं, तो उन किडनी के ऊपर टोपी के आकार की संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉर्टेक्स भाग जो होता है उसके द्वारा किसको स्रावित किया जाता है, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को स्रावित किया जाता है। दोस्तों यदि जंतुओं में ये हार्मोन अनुपस्थित होता है या अनुपस्थित होने पर तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस जंतु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये हार्मोन होते हैं वो अनेक प्रतिक्रिया होते इसको नियंत्रण करते हैं। ये जो हार्मोन होता है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये अनेक प्रतिक्रिया को नियंत्रण करते हैं। अब इसके आधार पर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि जिस पर वो काम करते हैं या जो काम करते हैं उसके आधार पर इसका नाम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का नियंत्रण और जल उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं में कमी करते हैं तथा तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित होते हैं। तो इसके आधार पर जो हार्मोन का नाम है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अर्थात आप समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, इसका नियंत्रण करना यानी कि ग्लूकोज का नियंत्रण करना। तो इसके आधार पर क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं यानी कि जो लवण होते हैं उनका नियंत्रण करना, जल होता है उसका नियंत्रण, मतलब किडनी से उत्सर्जित होने वाले जो जल हैं और लवण है उसके स्तर का वो नियंत्रण करते हैं। तो उसके आधार पर इनका नाम हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। मिनरल मतलब लवण होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से अगर काम नहीं करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है भाग ठीक से काम नहीं करता है, तो फिर इन हार्मोनों का उत्सर्जन भी नहीं होगा, मतलब इन हार्मोन का स्त्राव भी नहीं होगा। और अगर वो स्त्रावित नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक व्याधियाँ देखने को मिलेगी यानी कि रोग देखने को मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा एडिसन्स डिजीज हो जाएगा। क्या वो कौन सा रोग हो जाएगा, एडिसन्स डिजीज हो जाएगा। अब ये क्या होता है, तो इसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो कौन सा हो जाता है रोग, एडिसन्स डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका
स्टेरॉयड हार्मोन और इसके प्रकार। अब हम समझते हैं नॉन स्टेरॉयड हार्मोन या अनस्टेरॉयड हार्मोन। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड हो जाएगा दोस्तों अनस्टेरॉयड हार्मोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। अनस्टेरॉयड हार्मोन होते वो भी दो टाइप के थे, आपने देखा था, एक था एमिन हार्मोन और दूसरा था पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स। तो इसको हम समझते, देखिए एमिन हार्मोन्स। और एमिन हार्मोन भी आपने दो टाइप के देखे थे, एक था थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा था एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। यदि आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, नोट किया हो तो आपको पता होगा, ठीक है, याद कर सकते हैं इसको। देखिए एमिन हार्मोन होता है, इसका फर्स्ट जो प्रकार था वो था थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन होता है, नाम से क्लियर होता है कि ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। इस हार्मोन को दोस्तों T4 नाम से भी जाना जाता है। अब T4 क्यों कहते हैं तो इसका रीज़न नीचे लिखा गया है, क्योंकि यह एमिनो अम्ल टायरोसिन का आयोडीन व्युत्पन्न है, इस कारण से इसको T4 कहा जाता है। दोस्तों थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करना। अब अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है या फिर वृद्धि हो जाती है तो फिर कौन कौन से रोग होते हैं उसको समझते हैं। देखिए थायरोक्सिन होता है दोस्तों, इसमें अगर आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, तो कमी से जो रोग होता है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवटुता। अवटुता, अव का मतलब कमी, ठीक है, तो हाइपो का मतलब कमी होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है, तो ये मोटापे में वृद्धि होती है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वृद्धि हो जाता है, तो इससे भी रोग होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, अति, हिंदी में बोलते हैं इसको अति अवटुता। अति का मतलब ज़्यादा होता है, तो हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है रोग, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला प्रकार एमिन के अंदर। और सेकेंड हो जाएगा एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या होता है इसको समझते हैं। यह हार्मोन बाह्य उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं, तो ये उद्दीपक के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे शारीरिक श्रम, भय अथवा उत्तेजना होने पर एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होकर ऊतकों को आवश्यक ग्लूकोज तत्काल उपलब्ध कराते हैं। तो आपने देखा होगा उद्दीपक यानी कि तत्काल जो होने वाली घटनाएं होती है उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। बाकी अगर ज़रूरत होती है तो वो ग्लूकोज का तत्काल उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है, ऊर्जा चाहिए भाई। तो ये हो जाएगा एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम समझते हैं दोस्तों जो आपका अनस्टेरॉयड या नॉन स्टेरॉयड था, इसका सेकेंड जो प्रकार है वो कौन सा है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन। इसको समझते हैं। देखिए ये विभिन्न एमिनो अम्लों के संगठन सह बहुलकीकरण से बनते हैं। तो ये एमिनो एसिड के संगठन सह बहुलकीकरण से ये बनते हैं। प्रोटीन हार्मोन कौन कौन सा होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए देखिए, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, गैस्ट्रिन, एंडोर्फिन, ठीक है। तो ये हार्मोन होते हैं सारे प्रोटीन हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसका स्त्राव कहाँ से होता है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन होता है, इनका स्त्राव अग्नाशय करता है, पेनक्रियास करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है इसको समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करना, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना, ये किसका काम हो जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन का। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन होता है वो दोनों के दोनों स्रावित होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, मस्तिष्क के अंदर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब इनका ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है उसको समझते हैं। तो ऑक्सीटोसिन काम करता है दोस्तों प्रसव के बाद गर्भाशय के संकुचन तथा स्तन ग्रंथियों से दूध के मोचन यानी कि रिलीज ऑफ मिल्क को नियंत्रित करना, ठीक है। तो संकुचन और स्तन ग्रंथियों से दूध का मोचन करना यानी कि रिलीज ऑफ मिल्क, रिलीज करना दूध को प्रसव के बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इसके मानते। अगर बात करते हैं आप वेसोप्रेसिन की, तो वेसोप्रेसिन होता है, इसका काम क्या होता है, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तथा वक यानी कि किडनी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। तो ये किसका काम हो जाएगा, वेसोप्रेसिन का। इसके बाद हो जाएगा गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, आमाशय में जठर रस के स्त्रवण को नियंत्रित करके प्रोटीन के पाचन में अपनी भूमिका निभाता है।
तो जठर रस का स्त्रवण करेगा और प्रोटीन के पाचन में अपनी भूमिका निभाएगा। कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो। तो ये तो हो जाएंगे सारे के सारे दोस्तों जंतु हार्मोन्स। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पादप वृद्धिकार हार्मोन्स की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? पादप वृद्धिकार हार्मोन्स की, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, यदि आप लोग इसको भी समझना चाहते हो क्लासिफिकेशन तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, पादप वृद्धिकरण हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, IAA और ANAA। IAA का पूरा नाम हो जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसमें मुख्य रूप से जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है। और ANAA का पूरा नाम हो जाएगा अल्फा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यदि आप लोग नोट करना चाहते हो कर सकते हो। देखिए, तो इसमें पहला हो जाएगा IAA अर्थात इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, कहाँ से आता है, क्या काम करता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, पेड़ पौधों से पृथक किया, मतलब इस हार्मोन्स को पेड़ पौधों से पृथक किया गया है, अलग किया गया है, जो अनेक वृद्धिकारी प्रक्रमों को नियंत्रित करता है, जैसे कोशिका के आकार में वृद्धि, जड़ों को निकालना, फलों के जड़ने से रोकना। हालांकि यहाँ पर से आता है, ध्यान रखना, से या फिर को रोकना। एक जटिल संरचना युक्त हार्मोन्स जो कि होता है जिब्रेलिन्स। ठीक है, यहाँ पर लिखना भूल गया। जटिल संरचना युक्त हार्मोन्स कौन सा होता है? जिब्रेलिन, जो कि टहनियों में वृद्धि, विशिष्ट पेड़ पौधों में पुष्प तथा फल बनाने का नियंत्रण करना, ये किसका काम होता है? जिब्रेलिन का। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं IAA होता है इसका संरचना सूत्र। सेकेंड हो जाएगा ANAA, जिसको हम बोलते हैं अल्फा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। इसका क्या काम होता है, कहाँ से आता है, देखते हैं हम लोग। देखिए, कटी टहनियों से जड़ों का निकालना, कटी टहनियाँ होती है उससे जड़ों का निकलना, फलों तथा फूलों को जड़ने से रोकना, बीजों तथा कंदों का अंकुरण, पेड़ पौधों में लगे घावों को शीघ्र ठीक करना, ये किसका काम होता है? ANAA का काम होता है। बाकी इसका संरचना सूत्र नीचे दे रखा है, जिसमें 2 बेंजीन है और एक बेंजीन के ऊपर CH2 शेडोलज समूह लगा होता है, जो कि होता है इसका नाम पूरा अल्फा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा टॉपिक हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स। अब इसके बाद में जो बच गया है अपना, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।